हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके 16 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज की इस वीडियो से प्यारे साथियों 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी वीडियो से क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। सारा प्रश्न जो होगा प्यारे साथियों पेपर वाला प्रश्न होगा, ठीक है। तो साथियों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी क्लास होगी प्यारे साथियों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और अभी तक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, और इसका आंसर कैसे लिखना है आइए देखिए। उत्तर में लिखना है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला कारण मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, दूसरा कारण राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, तीसरा कारण समाजवाद का प्रसार और चौथा कारण लुई फिलिप की नीति की असफलता। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की क्या कारण थे प्यारे साथियों, तो मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव था और दूसरा कारण क्या था, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था और तीसरा था समाजवाद का प्रसार और चौथा था लुई फिलिप की नीति की असफलता, ठीक है। अगर प्यारे साथियों आप इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। 2 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है खिलाफत आंदोलन का कारण बतावे। यह इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। दोनों क्वेश्चन सेम ही प्यारे साथियों। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। अब देखिए आंसर में लिखना है तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। यह इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की की हार हुई तो तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। यह इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें इंग्लैंड के हाथों तुर्की की हार हुई, ठीक है, जिसके कारण तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया, जिसके कारण भारतीय मुसलमान ने इसका विरोध किया। इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अगर आप इतना प्यार से तो लिख देंगे तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आई होप कि आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यार से तो इसे आप लोग को रट के ही जाना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना है। देखिए उत्तर में लिखना है 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनना आरंभ हुआ, जिससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई और 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देसी उद्योगों को रियासत प्रदान करे। कपड़ा उद्योगों के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। कहता है 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग क्या हुए, लाभान्वित हुए, ठीक है, लाभान्वित हुए और धागा के स्थान पर क्या हुआ, कपड़ा बनना आरंभ हुआ, ठीक है, जिसके कारण वस्त्र में उत्पादन में तेजी आ गई, ठीक है, और 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दोगुना हो गया। तो उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला, क्या दबाव डाला कि आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देसी उद्योग को रियासत प्रदान करे और कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण ही हुआ, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है, और इतना लिखते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब चलते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार से तो इस बार के एग्जाम के लिए, और इसे आप लोग को अच्छे से याद करके जाना है। कहता है खूनी रविवार क्या है। उत्तर में लिखना है 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, क्या 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से हार गया। रूस क्या हुआ, एक छोटे से देश जापान से हार गया और हार के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी, ठीक है, और हार के अपमान के कारण रूस के जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी का लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था।
तभी जार की सेना ने, किसकी सेना ने, जार की सेना ने इन निहत्थों लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग क्या हुए, मारे गए। ठीक है, यह घटना रविवार के दिन हुई, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, या इसे ही खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। कहता 1905 ईस्वी के रूस जापानी युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से हार गया, और हार के अपमान के कारण क्या हुआ, जनता ने वहां क्रांति कर दी, और 9 जनवरी 1905 ईस्वी लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ठीक है, तभी जार की सेना ने क्या किया, इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग क्या हुए, मारे गए। चूंकि यह घटना रविवार के दिन हुई, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इस बार के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए। कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। और देखिए आंसर में क्या लिखना है, लिखना है नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। क्या, भौगोलिक अभिव्यक्ति थे, और नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे प्रांतों यानी छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण कर दिया। क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। ठीक है, दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीति रूप देने का प्रयास किया, दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। ठीक है, दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। क्या किया, नवीन समाज का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी क्या थे, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में, क्या, नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे प्रांतों यानी राज्यों का एकीकरण कर दिया, यानी एकजुट कर दिया था। ठीक है, दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीति रूप देने का प्रयास किया, और दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। तो नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दे। ठीक है, अगर आप इतना लिख देते हैं प्यारे साथियों तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। कहता है सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 16 फरवरी के लिए, अच्छे से याद कर लीजिए प्यारे साथियों। क्या, अच्छे से याद कर लीजिए। उत्तर में क्या लिखना है देखते हैं। जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। क्या, जब हम कहते हैं कि धर्म ही, क्या, धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही क्या है, सांप्रदायिकता है। ठीक है, इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। ठीक है, इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले, क्या, इसके अनुसार एक धर्म विशेष में, ठीक है, आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं। ठीक है, एक ही समुदाय के लोग होते हैं, और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं, और उसके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित जो होते हैं एक जैसे होते हैं। फिर से देख लेते हैं। जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही क्या है, सांप्रदायिकता है। ठीक है, इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। ठीक है, एक ही समुदाय के होते हैं, और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। ठीक है, तो 2 नंबर मिल जाएगा। क्या, 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इसलिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, कहता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों 16 फरवरी के लिए,
काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 16 फरवरी के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह लिखना है। तो लिखना है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिकाधिक भागीदारी करे। क्या? लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक भागीदारी करे। ठीक है, भागीदारी करे। लोकतंत्र में चुनाव, रैली, मतदान आदि माध्यमों द्वारा जनता राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करती है। लोकतंत्र में चुनाव, रैली, मतदान आदि माध्यमों के द्वारा जनता क्या होती है? राजनीति सत्ता में भागीदारी करती है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता के विभिन्न वर्गों की क्या? लोकतंत्र में जनता के विभिन्न वर्गों की यानी अलग अलग वर्गों की जितनी अधिक साझेदारी होगी, कहता है लोकतंत्र में जनता के अलग अलग समुदाय की अलग अलग वर्ग के, ठीक है, लोगों की जितनी अधिक साझेदारी होगी प्यारे साथियों, लोकतंत्र उतना ही मजबूत सुदृढ़ होगा। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी है तो राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य है। ठीक है, आपको इतना लिख देना है तो 2 नंबर प्यारे साथियों मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। 8 नंबर देखिए, कहता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके 2 कार्य कौन कौन से है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। क्या? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखना है। तो लिखना है अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। क्या? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक है, फिर से देखते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ठीक है, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए और आगे क्वेश्चन में कहता है इनके 2 कार्य कौन कौन से हैं, उसे लिखना है। तो लिखना है अर्थव्यवस्था के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। इसी तरह लिखना है जैसे हम लिखे हैं, सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। ठीक है, तभी जाके 2 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, लिखना है अर्थव्यवस्था के 2 कार्य निम्नलिखित है। तो पहला कारण देखिए क्या लिखना है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। क्या? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। क्या? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या करती है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या लिखना है देखिए, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, लोगों क्या करती है? रोजगार के अवसर प्रदान करती है यानी रोजगार देती है लोगों को। ठीक है, ये आपको 2 कार्य लिख देना है तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का मिल जाएगा। अब चलते हैं प्यासे तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यासे इस बार के लिए। कहता है एटीएम क्या है। एटीएम क्या है? तो आइए देखते हैं उत्तर में क्या लिखना है। उत्तर में लिखना है सेम टू सेम इसी प्रकार लिखना है तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए वर्तमान युग में आदान प्रदान। क्या? वर्तमान युग में आदान प्रदान की समस्त क्रियाएं साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। एटीएम को क्या कहते हैं? स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। और यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करता है। फिर से देख लेते हैं, वर्तमान युग में आदान प्रदान की यानी लेन देन की समस्त क्रिया क्या? साख मुद्राओं। क्या? साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। अब प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। क्या? इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। और यह मशीन 24 घंटे, कितने घंटे? 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करता है। आपको इतना लिख देना है, 2 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला 2 नंबर। ठीक है, अब आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्रेडिट कार्ड क्या है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पैसा 16 फरवरी के लिए। ठीक है, 16 फरवरी के लिए तो आपको इसे अच्छे से जरूर देख के जाना है, जरूर याद करके जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखें। देखिए उत्तर में लिखना है, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए। क्या? जब क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो ग्राहक की वित्तीय स्थिति यानी
फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बैंक जो क्या करती है, उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। ठीक है, उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपनी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर ही, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। जिसके अंतर्गत वह क्या कर सकता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्रेडिट कार्ड में जितना पैसा होगा उसी के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को हम खरीद सकते हैं। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में 10,000 रुपया, ठीक है, तो 10 से 1000 के अनुसार, यानी 10,000 के नीचे का सामान ले सकते, लेकिन 11,000 का नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए हम लिखे हैं निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। ठीक है, इतना लिख देंगे प्यारे साथियों तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। और देखिए अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है सहकारिता की परिभाषा लिखे। क्या, सहकारिता की परिभाषा लिखे। या अथवा में इस तरह का प्रश्न यह पूछ सकता है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। क्या, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर लिखना है, सामान्य अर्थ में हम कहे तो सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, सामान्य अर्थों में हम कहे तो सहकारिता सहकारिता का अर्थ क्या है, एक साथ मिलजुल कर काम करना। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। क्या, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। क्या, आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। ठीक है, इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहे तो सहकारिता क्या है, मिलजुल कर काम क्या है, सहकारिता मिलजुल कर काम करना है। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में कहे तो क्या हो जाएगा, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या स्वेच्छा पूर्वक यानी अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग जो है मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं प्यारे साथियों तो 2 नंबर में मिल जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और इसे आपको याद करके जाना ही है प्यारे साथियों। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 12 नंबर, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए, तो इसे भी आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है, वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना। क्या, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। क्या, एक दूसरे से जोड़ना। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। क्या, इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। क्या, मुक्त व्यापार जो है वैश्वीकरण का आधार है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्था में एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती है। ठीक है, एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो अर्थव्यवस्थाओं के युग में अथवा एकीकरण से, क्या, अर्थव्यवस्थाओं के युग में या एकीकरण से उत्पादन के साधनों का इस प्रकार आवंटन होता है जिससे उत्पादन और कुशलता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या, जिससे सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर प्यारे साथियों आप इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और इन सारे प्रश्न को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा प्यारे साथियों 16 फरवरी के दिन, और जरूर प्रथम पाली या दूसरे पाली में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी क्लास होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और अभी तक आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहीं पर इसका पीडीएफ देने वाला हूँ। ठीक है, मैं वहीं पर इसका पीडीएफ देने वाला हूँ, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए प्यारे साथियों, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।